हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पार्ट 2, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम इसमें आज पढ़ेंगे मेंडलीव्स का क्या ओपिनियन था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेके, क्या उसका तर्क था, ओपिनियन था। उसके पहले हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था कि डॉबरिनर और न्यूलैंड क्या क्या ओपिनियन था और क्या कमियां के कारण, क्या लिमिटेशंस थी उनकी ओपिनियंस में, जिसके कारण उनका जो ओपिनियन था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को लेकर रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया। तो आज देखेंगे हम क्या मेंडलीव पढ़ेंगे हम मेंडलीव की क्या ओपिनियंस थी क्लासिफिकेशन को लेके। जो मेंडलीव थे ना, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था किसमें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो इन्होंने जो मेंडलीव थे इन्होंने जो एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास के जो एलिमेंट के एटॉमिक मास को लेके उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को। और उनके टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, न्यूलैंड के टाइम पे 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट थे। इनके टाइम पे, मेंडलीव के टाइम पे 63 एलिमेंट्स एग्जिस्ट थे। कितने, 63 एलिमेंट्स वर नोन। न्यूलैंड के टाइम, एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड only 56 elements what exist at the time of Mendeleev। अगर मेंडलीव की बात करें तो इनके टाइम पे 63 elements were known। How much? 63 element। और इन्होंने जो एलिमेंट्स को एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया था। क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और देखा जाए, और इन्होंने क्या कहा, मेंडलीव ने क्या कहा, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, he observed that the most of the elements got a place in a periodic table and arranged in a order of increasing atomic mass। तो मैंने आपको क्या बताया कि उन्होंने एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था, इन अ फॉर्म ऑफ टेबल के फॉर्म में अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। It was also observed that they occur a periodic reoccurrence of an element with similar physical and chemical properties। और इन्होंने ये कहा कि कुछ इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स हमने अरेंज किया एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, तो जो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होगी, सिमिलर होगी। तो कुछ जो एलिमेंट्स को अरेंज किया, एक रिओकर, इस लाइन का मतलब है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद, फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो एलिमेंट्स जिस ग्रुप में आएंगे ना, जिस ग्रुप में आएंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज़, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सिमिलर होगी। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स हमने अरेंज किया है एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, जो उनका वो एक फिक्स इंटरवल के बाद जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होगी। क्या होगी, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होगी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ। इसी के बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया और एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक फिक्स पीरियड के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होगी। इस बेसिस पे उन्होंने पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट किया, क्रिएट किया, जिसमें वो ये बताते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसमें ये कहते हैं ये कि जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की, जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की, हमने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। और उस पीरियोडिक फंक्शन जो डिपेंड क्या करेगी, जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट का डिपेंड करेगा पीरियोडिक फंक्शन। मतलब कि एक टाइम के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद वो जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होगी, वो रिपीट होगी। वो क्या होगा, रिपीट होगा। एक फिक्स इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर होगी, वो तो बोल दिया। जो प्रॉपर्टीज़ है पीरियोडिक टेबल में वो रिपीट होगा। Mendeleev periodic table contains column called groups and horizontal rows called periods। जो मेंडलीव ने एक टेबल के फॉर्म में एटॉमिक एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया। जो ग्रुप्स, जो वर्टिकल लाइन्स थे ना, जो वर्टिकल लाइन थे उनको कहते हैं ग्रुप्स, उन्होंने उनको ग्रुप कहा। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसको कहा पीरियड। मेंडलीव ने जो वर्टिकल लाइन्स थे उन्हें एक टेबल में अरेंज किया और एलिमेंट्स को, जो वर्टिकल लाइन से, सीधी लाइन से, उसे कहा ग्रुप, कि ये ग्रुप है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, लंबी लाइन थी, उसको कहा क्या, पीरियड। आया, उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा पीरियड और वर्टिकल लाइन को कहा क्या, ग्रुप। तो देखते हैं यहाँ पे ये था,
ये सब क्या है, ये पीरियड है, ये क्या है, ग्रुप, ग्रुप, ये ग्रुप है, ये वाली लाइन ग्रुप है, ये वाली लाइन क्या है, पीरियड है। और उन्होंने एटॉमिक मास, एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, अरेंज किया एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो देख, हाइड्रोजन का 1.008, लिथियम का 6.93। तो जैसे देख रहे हैं हम क्या, जो एटॉमिक मास है क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सोडियम, हम उन्होंने कहा था क्या कि जो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स है एक फिक्स इंटरवल के बाद, फिक्स टाइम पीरियड के बाद क्या होगी कि एलिमेंट्स रिपीट होगी। बट न्यूलैंड ने भी यही कहा था। न्यूलैंड ने क्या कहा था कि न्यूलैंड ने एक फिक्स टाइम बता दिया था कि 7th एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करें तो सेम होगी। बट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं बोला था, इन्होंने कहा था एक टाइम के बाद, ये नहीं कि 8 एटम्स के बाद, 8 एलिमेंट्स के बाद जो 9th एलिमेंट्स है या फिर 7th एलिमेंट्स के बाद जो 8th एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी सेम होगी। बट इन्होंने ये कहा था कि एक इंटरवल के बाद, एक इंटरवल के बाद क्या होगा कि एक एलिमेंट, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होगी। बट न्यूलैंड ने ऐसा स्पेसिफिक कर दिया था कि फिक्स कर दिया था कि 7th एलिमेंट्स के बाद जो फर्स्ट 8 एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के कंपेयर करें तो वो सेम होगी। ठीक है, तो इसमें ये स्पेसिफाई नहीं कर दिया था। जैसे यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे फ्लोरीन, सोडियम यहाँ पे आना चाहिए, बट सोडियम की प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले एलिमेंट से सिमिलर थी, इन्होंने यहाँ पे सोडियम की प्रॉपर्टीज डाल दी, सोडियम को यहाँ पे लिख दिया। सोडियम की प्रॉपर्टीज इस वाले ग्रुप से सेम है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, सिमिलर है फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसलिए इनको एक ग्रुप में डाला है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, इसलिए इसको दूसरे ग्रुप में डाला। तो उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि, उन्होंने कहा था अगर अगर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के पास फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज इस वाले ग्रुप से मैच होती, फर्स्ट वाले ग्रुप से मैच होता तो फ्लोरीन को यहाँ पे डालते, बट फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक सेपरेट किया उसको। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज, सोडियम को यहाँ ना लिख करके यहाँ पे लिखा सोडियम को, क्यों, क्योंकि जो सोडियम की प्रॉपर्टीज है इन दोनों से सिमिलर थी, इसलिए इन्होंने सोडियम को कहाँ लिखा, इस फर्स्ट वाले ग्रुप में लिखा। तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रॉपर्टीज थी एक फिक्स इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होगी। तो यहाँ पे सोडियम की प्रॉपर्टीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे 7th एलिमेंट्स के बाद या फिर 8 एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रहा है। न्यूलैंड ने ऐसा स्पेसिफाई किया था, बट मेंडलीव ने ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया था कि जो प्रॉपर्टीज है वो 8 एलिमेंट के बाद होगा रिपीट। तो उन्होंने कहा था कि सोडियम यहाँ पे एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को। आगे देखते हैं अचीवमेंट्स। तो मेंटलिस्ट, जैसे हमने पहले साइंटिस्ट का पढ़ा था लिमिटेशंस की, क्या उनकी कमियां थी, कुछ एडवांटेज तो हमने नहीं पढ़ा था, कुछ कमियां, क्या कमियां थी उनके ओपिनियंस में या उनके एलिमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेके, तो हमने पढ़ा था। इसमें देखते हैं मेंडलीव्स ने अरेंज किया था, क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, उसमें कुछ एडवांटेज भी थे और डिसएडवांटेज भी थे। क्या था, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी थे। तो एडवांटेज देखते हैं, क्या एडवांटेज था मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लेके। तो मेंडलीव ने जब वो अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, उसमें उन्होंने गैप छोड़ दिया, क्या गैप छोड़ दिया, स्पेस छोड़ दिया, कि ताकि आगे अगर इन फ्यूचर कोई डिस्कवरी होती है एलिमेंट्स का डिस्कवरी होता है तो हम उसमें फिक्स कर दें या उसमें हम लिख दें। तो उन्होंने एक काम सही किया था, उन्होंने जगह छोड़ दी थी। बट अगर न्यूलैंड की बात करें, न्यूलैंड ने स्पेस नहीं छोड़ा था, इसके कारण उनका जो क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का एक लिमिटेशन, एक कमियां बन गई थी वो एक बट ये जो था, ये मेंडलीव थे, उन्होंने गैप छोड़ दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में कि अगर इन फ्यूचर कोई डिस्कवरी होती है नए एलिमेंट्स को तो हम उसमें लिख सकते हैं। तो उन्होंने, देखते हैं जगह कैसे छोड़ा उन्होंने टेबल में। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने बोरोन के बाद एक जगह ऐसे छोड़ दिया, एल्युमिनियम के बाद ऐसे जगह छोड़ दिया, सिलिकॉन के बाद ऐसे जगह छोड़ दिया कि यहाँ पे अगर डिस्कवरी होता है इन फ्यूचर तो हम यहाँ पे इन एटम्स को, हम एलिमेंट्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जगह छोड़ दिया कि कोई भी एलिमेंट्स इन फ्यूचर डिस्कवर होता है तो हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं या फिर मेंशन कर सकते हैं। तो इनको जो इन्होंने जगह छोड़ दी थी, तो इनको पता कैसे चला कि यहाँ पे भाई एलिमेंट आएगा,
कि पता कर इन्होंने मेंडलीव ने कैसे प्रेडिक्ट किया कि यहाँ पे इन फ्यूचर एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ही होंगे। तो किससे? एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने ये एज्यूम किया, ये प्रेडिक्ट किया कि एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं कोबाल्ट का कितना है, 40 है, तो यहाँ पे 44 है, क्या है यहाँ पे 44। तो यहाँ पर डिफरेंस पता चल रहा है, एक लार्ज अमाउंट में डिफरेंस पता चल रहा है यहाँ पे 40 से 44। तो यहाँ पे उन्होंने इसलिए इस एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि यहाँ पे जो बीच में कोई एक और एलिमेंट आएगा या फिर उसके आगे डिस्कवरी होने के चांसेस हैं। ये एटॉमिक मास का डिफरेंस देख के उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि आगे इन फ्यूचर किस एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी। तो उन्होंने इसलिए जगह छोड़ दी थी और उन्होंने जगह का नाम क्या दिया था, जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम के नीचे जगह छोड़ दिया, तो उन्होंने क्या दिया यहाँ इसका नाम एक्का एल्युमिनियम। क्या नाम दिया? एक्का एल्युमिनियम। और यहाँ पे बोरोन के नीचे है, उसको क्या किया? एक्का बोरोन, क्या दिया? एक्का बोरोन। तो उन्होंने इस डिफरेंस की वजह से उन्होंने क्या किया? प्रेडिक्ट किया कि इन फ्यूचर डिस्कवरी होगी, एलिमेंट नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी। तो देखते हैं एक्का बोरोन, एक्का एल्युमिनियम, एक्का सिलिकॉन, जो उनके नीचे एल्युमिनियम के नीचे थी, इसलिए उन्होंने कहा एक्का एल्युमिनियम। और वो एक ग्रुप में एल्युमिनियम के नीचे है, तो जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, एल्युमिनियम की जैसी होगी, इसलिए उन्होंने एक्का एल्युमिनियम नाम दे दिया था, एक्का एल्युमिनियम। क्योंकि उसकी जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, जो नेक्स्ट डिस्कवरी होगी एलिमेंट्स की, वो एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी, इसलिए उन्होंने एक्का एल्युमिनियम दे दिया। और डिस्कवरी हुई, उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था वो सच हुआ। क्या हुआ? सच हुआ, एलिमेंट्स डिस्कवरी हुई उनके एलिमेंट्स की। जैसे क्या हुआ? एक्का एल्युमिनियम का क्या प्रेडिक्ट किया? गैलियम डिस्कवर, एक्का एल्युमिनियम लिस्टेड। देखते हैं आगे नीचे, एक्का एल्युमिनियम, एक्का सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली। एक्का एल्युमिनियम प्रेडिक्टेड एट मेंडलीव बाय दोस एलिमेंट्स गैलियम। एक्का एल्युमिनियम की जगह पे क्या हुआ? गैलियम। एक्का सिलिकॉन की जगह पे क्या हुआ? जर्मेनियम। इनके प्लेस पे क्या हुआ? डिस्कवरी हुई थी। ये क्या था? इसका एडवांटेज था, किस अचीवमेंट्स थी मेंडलीव को लेके। सेकंड देखें, सेकंड अचीवमेंट्स देखते हैं क्या था कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को करेक्ट किया था। करेक्ट एंड द यूजफुल ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो बाकी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटॉमिक मास जैसा था वो वैसा ही यूज करते रहे, गलत ही यूज करते रहे। बट जो मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास है उनको करेक्ट किया। जैसे एग्जांपल ले, बेरिलियम का एटॉमिक मास जो हिस्टोरियंस यूज कर रहे थे 13.5, उन्होंने मेंडलीव ने करेक्ट करके क्या किया? 9 किया। करेक्ट करके क्या किया? 9। जो बाकी के हिस्टोरियंस थे क्या यूज कर रहे थे? बेरिलियम का 13.9, बट इन्होंने चेंज करके क्या किया? 9। जो उसका पहले के साइंटिस्ट थे वो 13.5 गलत यूज कर रहे थे, बट इन्होंने जब उस टेबल में अरेंज किया 30 एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जो एलिमेंट्स को अरेंज किया, फिर वहाँ पे करेक्ट किया कि इसका एटॉमिक मास क्या है? 13.5 नहीं, क्या है? 9 है इसकी एटॉमिक मास। फिर थर्ड अचीवमेंट देखिए, थर्ड अचीवमेंट क्या हो रही है कि उन्होंने कहा कि नोबल गैस अगर इन फ्यूचर नोबल गैस डिस्कवरी होती है, नोबल गैस का डिस्कवरी होता है अगर इन फ्यूचर था कि अगर बाई चांस इन फ्यूचर नोबल गैस जैसे हीलियम, नियोन, ये सब जो होता है, आर्गन, वो जो अगर उसकी डिस्कवरी होती है तो हम उसको पीरियोडिक टेबल में मेंशन कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ अदर एलिमेंट्स। ओके, अगर हम नोबल गैस का डिस्कवरी होता है तो हम बाकी एलिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए हम नोबल गैस को अरेंज कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। उन्होंने पीरियोडिक टेबल ऐसे क्लासीफाई किया था। ओके, उन्होंने ऐसे क्लासीफाई किया था कि नोबल गैस को हम अरेंज कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ अदर एलिमेंट्स। ये थी अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स। तो लिमिटेशंस क्या थे? लिमिटेशंस देखते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन को लेके। तो पहला देखते हैं कि उन्होंने हाइड्रोजन का कोई फिक्स प्लेस नहीं किया था। उन्होंने हाइड्रोजन का कोई फिक्स प्लेस नहीं बताया कि हाइड्रोजन की यहाँ पे ये हाइड्रोजन होगा,
ठीक है, हाइड्रोजन का फिक्स प्लेस उन्होंने नहीं बताया, ये हाइड्रोजन की प्लेस यहाँ पे है। सेकेंड पॉइंट देखें, जो आइसोटोप की पोजीशन है, आइसोटोप का जो पोजीशन है, आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप क्या होता है? जिसकी केमिकल जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होती है, अलग है होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है। क्या सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो सेम होती है बट जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? आइसोटोप को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। मेंडेलीव ने आइसोटोप को क्या किया था? एक्सप्लेन नहीं किया था। आइसोटोप को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि मेंडेलीव ने आइसोटोप क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको हम आइसोटोप कहते हैं। और आइसोटोप की जो पोजीशन है या फिर उसने आइसोटोप के एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। थर्ड देखते हैं, एटॉमिक मासेस ऑफ डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इज गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। अगर हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जाते हैं, जो एटॉमिक मास है वो एक रेगुलर वे से फॉलो नहीं हो रहा था। क्या बोल रहे थे ये? इसका लिमिटेशन क्या थी मेंडेलीव की? थर्ड लिमिटेशन कि अगर हम जब हम बढ़ते हैं आगे, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक हम जब जाते हैं, तो जो रेगुलरिटी होती है ना, कि इधर जैसे यहाँ पे एक है तो नेक्स्ट एटम 2 होगा, तो उसकी जो एटॉमिक मास होगा वो 2 होगा। तो एक जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एटॉमिक मास को अरेंज किया था वो रेगुलर वे में नहीं फॉलो हो रहा था। देखते हैं उनके टेबल में क्यों नहीं फॉलो हो रहा था, क्या कमी क्या थी टेबल की, देखते। यहां पे देखते हैं कोबाल्ट और निकल। क्या? कोबाल्ट और निकल। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अरेंज कैसे किया था एलिमेंट्स को? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो यहाँ पे देखा जाए निकल का एटॉमिक मास कितना है? निकल का एटॉमिक मास कितना है? 58.7, कोबाल्ट का 58.9। तो ये अगर फॉलो हो रहा है इंक्रीजिंग और एटॉमिक मास में, मास के अकॉर्डिंग वो अरेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो पहले निकल आना चाहिए, क्योंकि निकल का एटॉमिक मास वो कोबाल्ट से कम है, तो पहले निकल आना चाहिए। तो यहाँ पे एक गलती निकल गई कि जो उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, यहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा था, क्योंकि निकल का जो एटॉमिक मास है वो कोबाल्ट के एटॉमिक मास से छोटा है। तो पहले हम उन्होंने जिस मेथड से अरेंज किया था एलिमेंट्स को, उसके हिसाब से तो निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था। बट यहाँ पे जो उन्होंने दिया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का जो थ्योरी दी थी, वो क्या होती है? फेल होती है, क्योंकि पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक मास निकल का कम है, तो पहले निकल आना चाहिए, फिर बाद में कोबाल्ट आना चाहिए, क्योंकि निकल का जो एटॉमिक मास कोबाल्ट के कंपेयर में छोटा है। तो बट यहाँ पे क्या हुई, उनके जो थ्योरी था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे जो एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किया था, यहाँ पे फेल हो गया। तो ये क्या थी? लिमिटेशंस थी, मेंडेलीव की लिमिटेशंस थी। तो आगे हम आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आज नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये था मेंडेलीव, अब हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज की क्लास में बस